ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ये मनोविज्ञान का विषय है। मैं कहूँगा कि ये लोक मनोविज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता, उसमें प्रवीण बन नहीं सकता। जिसको साइकोथेरापी करना है, काउंसलिंग करना है, मनोचिकित्सा करना है, वो लोग मनोविज्ञान सीखते हैं। ये आम आदमियों का विषय नहीं। लेकिन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक अलग विषय है। ये लोक मनोविज्ञान है, ये हर व्यक्ति सीख सकता है। तो ये उसकी खूबी है, क्योंकि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अथवा तो टूकाक्षरों में उसको कहेंगे टीए, आपके हाथों में मनोविज्ञान का एक बहुत रोचक विषय दिया जा रहा है। तो लगभग 5 या 6 सत्रों में, वर्गों में आने वाले रविवार हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इसका एक नोट बनाते जाइए। आपको मटेरियल भी बहुत सारा दिया जाएगा बाद में। और ये मनोविज्ञान आप अपने आप को पहचानने के लिए, खुद को जानने के लिए, तो पहले ये जरूरी है कि आप अपने आप को जानिए। खुद को जानने के पश्चात औरों को जान सकते हो। तो साइकोलॉजी के वर्गों में, यूनिवर्सिटी में जो मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, वो बीमार रुग्णों का, मानसिक बीमारियों वाले दर्दियों का मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है उसमें मुझे अपने आप को नहीं समझना है, सीधा मरीज की बीमारी का कारण, मनोविकृति का कारण, ये समझने जानने के लिए मनोविज्ञान पढ़ाया जाता था, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। और योग के वर्गों में आपको सिगमंड फ्रॉइड का मनोविज्ञान एक झलक समझाई गई है। तो वो मनोविज्ञान बहुत समय तक चलता रहा। वो मनोविकृत, मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों का मनोविज्ञान रहा, आज भी है, चालू है। लेकिन टीए, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, आम आदमी का मनोविज्ञान है, स्वस्थ व्यक्तियों का मनोविज्ञान है। हर व्यक्ति स्वस्थ है। कितना भी मनोरोगी होगा, उसको भी वो बीमार है ऐसा आप नहीं कह सकते। हर व्यक्ति स्वस्थ है। उसके वर्तन करने की एक खासियत होती है, जिसको हमको समझना है। तो टीए आपको एक ऐसा लोकभोग्य, लोक मनोविज्ञान आपके हाथ में मैं देने जा रहा हूं, जिसके जरिए आप अपने आप को पहचान पाएंगे, अपने वर्तन को जान पाएंगे, और इसके द्वारा औरों को भी जानने का एक आपको मौका मिलेगा। तो ये जो 5 या 6 बैठकों में, क्लास वर्गों में इस विज्ञान की चर्चा करेंगे, उसमें इंटरएक्टिव होगा, मतलब कि आपको मौका मिलेगा बहुत सारे सवाल पूछने का। बहुत रोचक विषय है। तो बहुत रुचि आपकी होगी, रस रस जागृत होगा। तो बहुत सारे सवाल पूछने का आपको अवकाश रहेगा। केवल सवाल नहीं, लगभग 2 या 3 मनोयत्न, मनोयत्य मतलब एक्सरसाइजेस, स्वाध्याय भी आपको दिए जाएंगे। वो स्वाध्याय खुद का व्यक्तित्व जानने के लिए। तो इसका भी बहुत उपयोग किया जाएगा आने वाले समय में। मटेरियल मिलेगा। आज प्रथम दिवस है, तो मैं थोड़ा सा कहना ये चाहूँगा कि हो सकता है कि जिन्होंने 5 या सभी वर्ग सफलतापूर्वक अटेंड किए होंगे, उनको प्रमाण पत्र भी दिया जा सकता है, देने का हम सोच रहे हैं। तो जो लोग प्रमाण पत्र चाहते हैं और हार्ड कॉपी चाहते हैं मटेरियल की अच्छे से, उन लोगों से छोटा सा फी तय करके अगले रविवार को बताया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो, तो जैसे आपने वाईसीसी किया हुआ है, इसी तरह ये जो अभ्यासक्रम टीए का मैं करा रहा हूँ,
वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रम की रूपरेखा पर मैं करा रहा हूँ। इसको कहा जाता है टीए 101। टीए 101 101 का मतलब होता है 101, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासक्रम सूची में ये बेसिक अभ्यासक्रम माना जाता है। तो जो लोग इसका प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहेंगे, हार्ड कॉपी मटेरियल की प्राप्त करना चाहेंगे, उन लोगों के लिए एक छोटा सा फी मुकर्रर किया जाएगा। वो आने वाले समय में आपको डिक्लेयर करके और लिया जाएगा। लेकिन पैसा कमाने का योग निकेतन का कोई इरादा नहीं। तो मैं टीए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का वर्णन करने जा रहा हूँ आपके समक्ष। आप ध्यानमग्न होकर के बैठिए। ये टेक्निकल विषय है, मनोविज्ञान टेक्निकल विषय है, इसलिए बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आपको सीखने को, सुनने को मिलेंगे। तो एक छोटी सी यादी यहाँ बनाई हुई है। हर बार अब जितनी चर्चा सुनेंगे और जितने शब्द आपसे स्पष्ट होते जाएंगे, उनको टिक मार्क करते जाइए। तो टेक्निकल मनोविज्ञान है, लोक मनोविज्ञान है, आम आदमी का मनोविज्ञान है। फिर भी टेक्निकल होने के कारण कुछ कठिन शब्द आप बार बार सुनेंगे। तो उन शब्दों का अर्थ ग्रहण करने के लिए आपको चर्चा में मेरे साथ जुड़ना होगा और लिखते जाना होगा। तो जैसे कि आज के पहले सत्र में मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो दो होगा। एक तो मैं टीए का प्रस्तावना करने जा रहा हूँ, परिचय देने जा रहा हूँ कि क्यों आपको टीए सीखना चाहिए, यह विषय क्यों मैं आपसे सिखाने जा रहा हूँ, और टीए का स्वरूप क्या है, ये कैसा मनोविज्ञान है, और पहले के मनोविज्ञान की शाखाओं से ये कैसे अलग है। तो आज की चर्चा में टीए के बारे में प्राथमिक भूमिका बताई जाएगी, उसकी पहचान करवाई जाएगी, जैसे कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है, ये शब्द क्या कहना चाहता है आपसे। तो उसका प्राथमिक परिचय, उसका स्वरूप, उसकी उपयोगिता, अपने जीवन में यह विज्ञान सीख करके आप क्या कर पाएंगे, इसकी उपयोगिता और इसकी विशेषता। बहुत सारे प्रकार के विषय आप पढ़ते हो, मनोविज्ञान भी पढ़ते हो, क्यों सिगमंड फ्रॉइड का मनोविज्ञान मैं आपको सिखाने नहीं जा रहा, क्यों टीए का विषय तय किया है, उसकी विशेषता क्या है। तो उसकी कुछ विशेषता, इस विज्ञान को, इस विषय को अगर आप गहराई से सुनेंगे, सीखेंगे, इस पर आप आत्मचिंतन करेंगे, तो मेरा दावा है कि आने वाले समय में ये आपका जीवन बदल के रख देगा। क्योंकि योग सीखने के पहले मैं भी टीए सीखा था, योग सीखने के 6 साल पहले सीखा था। तो मेरे पास ये विद्या लगभग 32 सालों से, इसका मैंने बहुत उपयोग किया अपने जीवन में। तो ये एक विद्या, ये एक विज्ञान, ये एक ज्ञान आपके जीवन को बदलने का एक अवकाश उसके पास है। तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल शब्द आएंगे, तो आज उसका प्रास्ताविक परिचय मैं करने वाला हूँ। और दूसरे में ईगो स्टेट्स, इसका मतलब है कि आपके व्यक्तित्व का बंधारण, आपका व्यक्तित्व कैसे बना हुआ है, उसका थोड़ा घटस्फोट करने वाला हूँ, खुलासा करने वाला हूँ। तो इतने सारे टेक्निकल शब्दों में से आज हम सीखेंगे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और ईगो स्टेट्स, दो टेक्निकल टर्म्स को सीखेंगे। आपके समक्ष एक किताब का नाम है इधर, थॉमस हैरिस का, ये शकवर्ती किताब है, बहुत समय से चल रहा है, लगभग 30 सालों से कम समय से। ये आज भी उपलब्ध है और खरीदने लायक है। जब आप टीए मेरे से सीखेंगे,
इसके बाद इस किताब को आप खरीदेंगे, इसको समझने में बहुत आसानी होगी। थॉमस हैरिस के लिखे हुए और कई सारे किताब हैं, उसमें से अच्छी रोचक अंग्रेजी साइकोलॉजिकल थ्रिलर 3 से ज़्यादा मूवीज बनी है, वो भी देखने लायक है, मनोविज्ञान आधारित है। तो उसमें से साइलेंस ऑफ द लैम्स 1991 में बनी हुई अत्यंत रोचक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थॉमस हैरिस। तो ये किताब का नाम से मैं इस विषय की शुरुआत करता हूँ। तो टीए क्या है? तो ट्रांजैक्शन शब्द है और एनालिसिस है। तो इसका मैं अर्थघटन करना चाहूंगा। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इंटरैक्शन। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अब देखते हो कि चींटियां भी जब रास्ता काटती है तो कई बार अपने मुख से अपना मुख टकराती है, जैसे कि ये कुछ वार्तालाप करती है, कुछ एक्सचेंज होता है दोनों के बीच। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अंतःक्रिया, इंटरैक्शन, ट्रांजैक्शन या आदान प्रदान। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। एक व्यक्ति निश्चित अपेक्षा से सामने वाली एक व्यक्ति या तो ग्रुप, जैसे कि मैं इस समय आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, ये एक तरफा नहीं है। इट इज नॉट वन साइडेड। मैं कुछ कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो। आप कुछ सवाल पूछेंगे, उसको मैं सुनूंगा, उसके जवाब दूंगा। तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच, एक व्यक्ति और अनेक व्यक्तियों के बीच, अनेक व्यक्तियों के दो जूथों के बीच अंतःक्रिया, इंटरैक्शन, एक्सचेंज, विनिमय होता रहता है। बोल करके किया जाता है, मौन रह करके किया जाता है, स्पर्श से किया जाता है, आंखों के हाव भाव से किया जाता है। तो मनुष्य मनुष्य के बीच जो अंतःक्रिया होती है, वार्तालाप होता है, वाचिक और आंगिक, मतलब कि बोल करके या तो बॉडी लैंग्वेज से जो भी वार्तालाप किया जाता है, उस वार्तालाप को कहा जाता है ट्रांजैक्शन। एक्सचेंजेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति और दूसरी व्यक्ति, एक व्यक्ति और अनेक व्यक्ति, एक व्यक्ति जूथ और दूसरा व्यक्ति जूथ। जैसे कि कौरव पांडव की सेना में लड़ाई के लिए आमने सामने सेनाएं खड़ी थी, सज्ज थी। तो एक बाजू में पांडव सेना थी, दूसरी बाजू में कौरव सेना थी। तो दोनों खड़े थे, अपने आयुधों को तान करके खड़े थे। अभी तो युद्ध की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन आंखों से बाण निकाले जा रहे थे, लोग आग बबूला हो रहे थे, लोग वार करने को तैयार थे। तो बोल कर के या अंग भाषा में जो विनिमय होता रहता है मनुष्य मनुष्य के बीच, उसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन। तो एक्सचेंज, इंटरैक्शन, ट्रांजैक्शन, मनुष्य मनुष्य के बीच का वाणी विनिमय, उसका पृथक्करण सिखाने वाली। एनालिसिस का मतलब है पृथक्करण। अब इसमें क्या सीखने लायक है? जैसे कि मैंने किसी को पूछा आपका नाम क्या है, उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, तो ये तो सिंपल विनिमय हुआ, कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच। तो उसमें सीखने लायक क्या है? तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस विज्ञान, मनोविज्ञान देने वाले अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एरिक बर्न, ये पिछली सदी में हुए थे। लगभग 1910 में कनाडा में मॉन्ट्रियल में उनका जन्म हुआ। 1970 में उन्होंने दुनिया छोड़ दी। लगभग 60 साल का आयुष्य था। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में भी मनोवैज्ञानिक की हैसियत से काम करते थे। तो उस समय सिगमंड फ्रॉइड की मनोविज्ञान पर ये बहुत चिंतन करते थे, क्योंकि वो साइकोथेरापिस्ट थे।
साइको एनालिसिस करते थे, तो बहुत सारा चिंतन करते थे। तो उनको हमेशा ये लगता था कि सिगमंड फ्रॉइड ने जो भी मनोविज्ञान दिया वो मनोविकृति विज्ञान है, मनोविकृति, मतलब कि वो बीमार मरीजों के लिए बना है, आदमी की असाधारण वर्तन व्यवहार को समझने के लिए बनाया गया है, या किसी भी व्यक्ति की मनोविकृति को सुधारने के लिए बनाया गया है। लेकिन क्यों ना हम इसको आम आदमी का मनोविज्ञान बनाएं। तो इसका ये लगातार चिंतन करते थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय दरमियान। जब ये युद्ध पूरा करके वापस लौटे अपनी हॉस्पिटल में और अपना काम चालू रखे थे, उस समय उन्होंने बहुत चिंतन किया और एक नया मनोविज्ञान उन्होंने प्रस्तुत किया विश्व के समक्ष, लगभग 1958 में, 50s की अंत भाग में। और आने वाले 10 साल तक उन्होंने इस पर काम किया हुआ है। तो आज तो ये बहुत सुविकसित मनोविज्ञान है। एरिक बर्न के बाद में भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, जिसमें से मैंने बताया आपको थॉमस हैरिस का नाम। तो एरिक बर्न के द्वारा दिया गया ये मनोविज्ञान 2 हेतु सर सीखा जाता है। एक तो किसी भी 2 व्यक्तियों को वार्तालाप करते देखेंगे आप, तो जब मैं आपसे वार्तालाप करता हूँ या मेरे से आप कुछ बोलते हो, तो आपकी दिमाग में कुछ है, एक मेंटल मैप है, एक बंधारण है, कुछ उद्देश्य है, कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन है, कुछ लागनियां दबाई पड़ी हुई है। तो आपके दिमाग में आप देखते हो कि एक मानसिकता को लेकर मेरे समक्ष प्रस्तुत होते हो, कुछ उसी तरह मैं भी मेरी कुछ मानसिकता को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। तो कहने को तो मैं बहुत सीधा सवाल आपको पूछ रहा हूँ, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, लेकिन ये 2 सवाल पूछने के लिए मेरी एक मानसिकता है, मेंटालिटी, मेरे व्यक्तित्व का एक अव्यक्त अंश है, अव्यक्त, अनएक्सप्रेस्ड। आप सीधा सोचेंगे कि ये व्यक्ति मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं, मैं कौन हूँ ये जानने में इनकी क्या रुचि है, क्या जानकारी है, और मैं उनको क्या जवाब दूँ, मेरा सच्चा नाम बताऊँ कि गलत नाम बताऊँ। तो देखिए कि दो व्यक्ति जुट जब एक दूसरे के साथ वाणी विनिमय और आंगिक विनिमय, एक्सचेंजेस थ्रू बॉडी लैंग्वेज करते हैं, तो एक मानसिकता दोनों व्यक्तियों के बीच है, दोनों जूतों के बीच है। तो कुछ दिमाग में ठहराया हुआ है, उस सोच को लेकर के हम वार्तालाप करते हैं। तो बाहरी वार्तालाप तो हम समझ लेते हैं, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, ये तो अपेरेंट, इविडेंट, बाह्य है, पता चल जाता है। लेकिन गर्भित स्तर पर दोनों के बीच एक्सचेंज होता है। तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, अलग अलग ढंग से मैं आपको पूछ रहा हूं। तो जब ये सवाल पूछा जा रहा है, आप जवाब देने जा रहे हो, तो हमारी दोनों की एक मानसिकता होगी। वो मानसिकता को समझने से हमारा वाणी विनिमय, हमारा वार्तालाप, हमारा एक्सचेंज और अर्थपूर्ण बन सकता है। तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच जो वाणी विनिमय होता है, संभाषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसको समझने के लिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है। मतलब वो इसी का नाम ही ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है। भले ही एक जगह पर मैं शांति से मौन बनकर बैठा होऊंगा और लोगों को देखता होऊंगा, कुछ भी नहीं बोलता होऊंगा, लोगों का वार्तालाप सुनूंगा, लेकिन मेरे चेहरे को देख करके तुमको लगेगा कि इस आदमी की दिमाग में कुछ चल रहा है। वो क्या चल रहा है, तो इसका आप अंदाजा लगा पाएंगे। तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच होने वाले वार्तालापों को समझने के लिए टीए आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छा साधन है। अच्छा, ये आपको मनुष्य संबंधों की नींव समझाएगा। जैसे कि माँ और बेटे के बीच क्या चल रहा है, मित्र और मित्र के बीच क्या चल रहा है,
दो लड़ने वाले व्यक्तियों के बीच क्या चल रहा है, एक साथ काम करने वाले दो व्यक्तियों के बीच क्या हो रहा है। तो मनुष्य संबंध, क्योंकि सामाजिक प्राणी है, हमारा आंतरिक व्यवहार, पारस्परिक व्यवहार आपस आकस्मिक नहीं है, आकस्मिक नहीं। भले ही हम एक बार मिलेंगे, लेकिन एक बार मिलने के बाद जो वार्तालाप हम करेंगे उसका जो असर होने वाला है वो जीवन भर होने वाला है। सालों पहले एक व्यक्ति को मैं अनजाने में रास्ते पर मिला था, 2 मिनट का छोटा सा वार्तालाप हुआ था, रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिले थे हम, 2 मिनट का वार्तालाप हुआ था, लेकिन वो 2 मिनट के वार्तालाप ने मेरे चित्त को, मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया है। जैसे गांधी जी ने एक इंटरैक्शन देखा कि उनको ट्रेन के टीटी ने गाड़ी से धक्का मारकर नीचे उतार दिया, ये नीचे उतर गए, सीधा इंटरैक्शन है, एक एक्सचेंज है। टीटी ने कुछ बोला होगा, गांधी जी ने कुछ सुना होगा, जवाब भी नहीं दिया होगा, और धक्का मार के उनको नीचे उतार दिया गया। तो ये जो छोटी सी घटना है उसका प्रोसेसिंग होता है दिमाग के अंदर, और जो प्रोसेसिंग होता है उससे आने वाले समय में कई सारे परिणाम आने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, आपके सामाजिक संबंधों में बदलाव आएगा। तो संक्षिप्त में कहने पर ये व्यक्ति व्यक्ति के बीच की विनिमय को, वाणी विनिमय को या संभाषण को, कम्युनिकेशन को समझने के लिए, और मनुष्य का वर्तन समझने के लिए, और मनुष्य के बीच, मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंधों को समझने का एक बहुत लोकभोग्य कहते हो आप, ऐसा एक मनोविज्ञान है। ये विज्ञान की कुछ विशेषता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर आपकी सवाल जवाब पर मैं थोड़ा सा अवकाश पैदा करूंगा। तो टीए क्या है, हाउ डज इट हेल्प अस? तो इट इज अ थियरी ऑफ पर्सनालिटी। जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने एक पर्सनालिटी थ्योरी दी कि हर व्यक्ति की दिमाग में 3 हिस्से होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि आपके व्यक्तित्व में एक ईड है, एक ईगो है, एक सुपर ईगो है। उसी तरह एरिक बर्न ने बताया कि आपकी व्यक्तित्व में 3 हिस्से हैं, उनके नाम आपको बताए जाएंगे बाद में। तो आपके व्यक्तित्व में 3 हिस्से हैं। तो जैसे कि मैं और आप वार्तालाप करते हैं, तो मेरे व्यक्तित्व के 3 हिस्सों को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं। उसी तरह आप अपने व्यक्तित्व के वो 3 हिस्से लेकर के मेरे समक्ष प्रस्तुत होते हो। तो मेरे व्यक्तित्व के 3 हिस्से, तुम्हारे व्यक्तित्व के 3 हिस्से। इसका मतलब है कि प्रत्येक मानवीय व्यवहार में कुल मिलाकर के व्यक्तित्व के 6 अंश एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से विनिमय करेंगे। तो वो 3 हिस्से मेरे कौन से हैं, आपके कौन से हैं? आपके व्यक्तित्व के 3 हिस्से कैसे बने हैं, मेरे व्यक्तित्व के 3 हिस्से कैसे बने हैं? जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि आपके अंदर एक बच्चा है, मेरे अंदर भी एक बच्चा है। तो मेरे अंदर का बच्चा और आपके अंदर का बच्चा अलग है। अच्छा, आपके अंदर एक पुख्त व्यक्ति है, एडल्ट, मेरे अंदर भी एक पुख्त व्यक्ति है। तो मेरे अंदर का एडल्ट और आपके अंदर का एडल्ट, मेरा पुख्त व्यक्ति और तुम्हारा पुख्त व्यक्ति, मैं अवतरण चिन्ह में बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये व्यक्तित्व के हिस्से हैं, ये आपके भीतर है। जैसे नाड़ियाँ और प्राण योग में आप देख नहीं सकते, वो अनुभव करने के विषय है। कुछ उसी तरह आपके व्यक्तित्व के 3 हिस्से, आपके अंदर का बच्चा, आपके अंदर का पुख्त मानस और आपके अंदर का वडील मानस, ये 3 हिस्सों को मैं भले ही देख ना सकता हूँ, लेकिन उसका प्रभाव में और इसका परिणाम देख सकता हूँ। तो मेरे 3 हिस्से और आपके 3 हिस्से परस्पर की वार्तालाप के दरमियान एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करेंगे। तो वो वाला मेरा व्यक्तित्व और तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारे व्यक्तित्व के 3 हिस्से और मेरे व्यक्तित्व के 3 हिस्से। जैसे कि मैं किसी से वार्तालाप शुरू करता हूँ
और एक औरत थी जो कई सालों तक मेरी सारवार में थी, मेरे पास दवाइयाँ लेने आती थी बीमार पड़कर। तो ये जैसे ही आकर मेरी बाजू में बैठती थी स्टूल पर, तो सीधा ही रोना शुरू कर देती थी। कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी बीमारी बहुत गंभीर होती थी, बहुत छोटी सी उनको जुकाम हुआ होगा, लेकिन जैसे ही आके बैठती थी वो सीधा रोना प्रारंभ करती थी। तो 2-3 मिनट तक वो तो पहले रोती थी, आंसू पाड़ती थी। तो क्यों उसका ऐसा व्यक्तित्व है, क्यों छोटी सी बात पर बैठने के तुरंत बाद वो रोने लगती थी? तो ये समझने के लिए उसको कहा जाता है थियरी ऑफ पर्सनालिटी। तो टीए सीखने के बाद आप खुद को समझ पाएंगे, अपना व्यक्तित्व बंधारण समझ पाएंगे, अपना अपना व्यक्तित्व घड़तर कैसे हुआ है वो समझ पाएंगे। न केवल अपना, आप औरों का भी व्यक्तित्व बंधारण घड़तर सीख पाएंगे। पहली आवश्यकता है कि खुद को समझिए, अपने आप को पहचानिए, अपने व्यक्तित्व के अंशों को, बंधारण को पहचानिए, जानिए। खुद को जानेंगे तो औरों को जान पाएंगे। तो योग में जैसे कि अनाहत चक्र है हृदय स्थान में, रुत चक्र कहा जाता है, हृदय चक्र कहा जाता है। तो अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र को जानने के बाद पहले आप अपने आप को जान पाएंगे, अपने व्यक्तित्व का बंधारण, अपने वर्तन व्यवहार का बंधारण। बाद में जाकर औरों के व्यक्तित्व वर्तन बंधारण को आप समझ पाएंगे। तो टीए आपको सिखाएगा थियरी ऑफ पर्सनालिटी, आपका खुद का व्यक्तित्व, आपके साथ रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व, आपके साथ काम करने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा है, वो क्यों ऐसा है, और उसके साथ आप अनुकूलन कैसे करेंगे, उसका एक थियरी है। अत्यंत प्रैक्टिकल है, मतलब कि कोई भी चीज कठिन है नहीं इसमें। अच्छा, ये थियरी ऑफ कम्युनिकेशन है। थियरी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है हम सामाजिक प्राणी हैं। मैं चाहने पर भी अकेला नहीं हो सकता, घुट घुट करके मर जाऊंगा। लोग मेरे दुश्मन होंगे, मेरे मेरे बैरी होंगे, मेरा भला नहीं चाहते होंगे, फिर भी मैं इनसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। तो गुस्से में वार्तालाप करना चाहता हूँ, प्यार से वार्तालाप करना चाहता हूँ, किसी की आवश्यकताएं पूरी करना चाहता हूँ, किसी से मेरी अपेक्षाएं पूरी कराना चाहता हूँ। तो दिन रात हम एक दूसरे के साथ कितना सारा वाणी विनिमय और सामाजिक विनिमय, आते जाते लोगों से केवल आंखें मिलाओ, हाथ मिलाओ, या वाणी से आप कैसे हो, कुशल हो, मैं कुशल हूँ, ऐसा एक वार्तालाप होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, उसकी गर्भ में जा करके, उसके अंदर उतर करके, उसका अर्थ तुमको समझाने वाला, उसका अर्थ तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करने वाला एक बेहतरीन मनोविज्ञान टीए है, जो आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो थियरी ऑफ पर्सनालिटी है, थियरी ऑफ कम्युनिकेशन है। आपके समक्ष रोता हुआ व्यक्ति आएगा, गुस्सा करने वाला व्यक्ति आएगा, गलत काम करने वाला व्यक्ति आएगा, आपसे असाधारण अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति आएगा, आपसे लड़ने झगड़ने वाला, आपका फरियाद करने वाला, बहुत सारे प्रकार के इंसान आएंगे। तो इन सब वार्तालापों के साथ आपको जो अनुकूलन करना है, उस अनुकूलन के लिए पहले तो ये जरूरी है कि इस वार्तालाप की अंदर जाइए, गर्भ में जाइए, गहराई में जाइए कि क्यों वो व्यक्ति तुम्हारा फरियाद कर रहा है, क्यों वो व्यक्ति रो रहा है, क्यों वो व्यक्ति चिल्ला रहा है, या क्यों वो व्यक्ति हंस रहा है। तो इसको मुझे समझना होगा। तो गर्भ में उतरना है, अंदर उतरना है, गहराई में जाना है। तो ट्रांजैक्शंस की गहराई में जाने के लिए आपको टीए एक अच्छा हथियार है, अच्छा साधन है। सबसे अहम बात यह है टीए में, जो मैंने सीखी और मेरे जीवन को बदल कर रख दिया, वो है थियरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हम बचपन के लगभग 8 या 10 साल माता पिता की कैद में रहे, कुटुंब की कैद में रहे। मैं कैद शब्द उपयोग करता हूँ क्योंकि उन 10 सालों के दरमियान, उसमें से भी सबसे 5 पहले के साल, तो आपको घर से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं थी। आज का जमाना में अलग है कि आपको 2 साल में तो स्कूल में रखा जाता है। मेरे जमाने में तो
घर छोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता था, माता पिता की उंगली को पकड़ करके बाहर निकलना होता था। तो बच्चा जीवन के प्रारंभिक 10 सालों में माता पिता के संपर्क में, माता पिता की निगरानी में, माता पिता की छत्र छाया में रहता है। अब माता पिता ही नहीं, उसका पूरा कुटुंब, इसका मतलब है चाचा चाची, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उन सब लोगों के साथ वो रहता है, जीता है, इंटरेक्शन करता है। कभी गाल पर चाटा खाता है, कभी मस्तक पर हाथ रखा जाता है प्यार से, कभी खाना खिलाया जाता है, कभी खाना ले लिया जाता है, कभी सुलाया जाता है, कभी जगाया जाता है, कभी उसके साथ प्यार से पेश हुआ जाता है, कभी उसके साथ तिरस्कार गुस्से के साथ पेश हुआ जाता है। तो अब देखिए कि बच्चा जब माता पिता के साथ और कुटुंब के साथ अपने कुटुंब में पल रहा होता है तो एक वातावरण पैदा होता है। वो वातावरण है मनोसामाजिक वातावरण, साइको सोशल एनवायरनमेंट। बाद में वो घर छोड़कर बाहर निकलेगा और स्कूल में शिक्षकों के पास जाएगा, बाल मंदिर में शिक्षकों के पास जाएगा। पहले तो माता पिता की निगरानी में, छत्र छाया में, उसको माता पिता की गहरी असर उसके दिमाग पर होने वाली है, क्योंकि इसकी दिमाग में वायरिंग हो रहा है। प्यार से माँ पेश आई, गुस्से से माँ पेश आई, पिताजी ने चाटा मारा, पिताजी ने खाना देने से इनकार कर दिया, नया कपड़ा लाकर देने का, खिलौना लाने का इनकार कर दिया। तो देखिए कि ये छोटी मोटी घटनाएं बचपन के दरमियान जो होती है, उसमें माता पिता और कुटुंब तुम्हारे दिमाग की वायरिंग तय करती है, और ये वायरिंग कायम के लिए हो जाएगी। जैसे कि आपने हमेशा माता पिताजी का मार खाया, तिरस्कार खाई, चाट खाई, तो इसका मतलब है कि वो जो वायरिंग होने वाला है वो तुम्हारे आने वाले समय हमेशा के लिए प्रभाव पैदा करने वाली है, तुम्हारा व्यक्तित्व घड़तर करने वाली है। तो टीए आपको सिखाने वाला है अत्यंत रोचक तरीके से हाउ चिल्ड्रन ग्रो, बच्चे कैसे पलते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होते होते माता पिता और कुटुंब से क्या ग्रहण करते हैं। बाद में जाकर आप स्कूल में जाएंगे या समाज में बाहर निकलेंगे, उसका भी गहरा छाप होने वाला है। लेकिन माता पिता पर जो प्रभाव छोड़ेंगे वो तो असाधारण है, वो कभी मिट नहीं सकता। तो आपके व्यक्तित्व में आपके माता पिता ने पहले 5 सालों में जो छाप नींव डाली वो आज भी कायम है। तो आपका व्यक्तित्व अगर समझना है तो आपका बचपन समझना होगा। तो वो हिस्टोरिकल मॉडल है। कोई व्यक्ति रोता है तो मैं तुरंत पूछता हूँ कि छोटी सी बात बात पर रो लेते हो, किसने तुमको पहले रुलाया था? तो तुरंत कहती है मेरे पिताजी ने रुलाया था, मेरी माँ ने रुलाया था मुझे। तो किसी भी व्यक्ति को समझना है तो उसकी बचपन तक जाना होगा, उसकी चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस को देखना होगा। तो मैं आपको चर्चा करने जाऊंगा टीए के माध्यम से थियरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बच्चा कैसे कुटुंब में पलता है, उससे उसके दिमाग की वायरिंग कैसे होती है, उससे ये क्या नई नई चीज़ें सीखता है, या पूरी पुरानी चीज़ सीखी हुई निकाल देता है और नई चीज़ डालता है। तो बच्चा बदलता है, चेंज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। तो आपका बचपन अगर मैं अभ्यास करता हूँ, मेरा एक तरीका रहा है टीए सीखने के बाद कि व्यक्ति का वर्तन देख करके मैं उसके बचपन के पालन का, बचपन के उछेर का अंदाजा लगाने लगता हूँ। तो आप आज जो वर्तन करते हो उससे आपका बचपन कैसे गुजरा होगा वो मैं कह सकता हूँ। तो टीए आपको सिखाने वाला है थियरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आप अपने आप को समझिए, थियरी ऑफ योर ओन पर्सनालिटी, थियरी ऑफ योर ओन कम्युनिकेशन स्टाइल, आप लोगों से कैसे वार्तालाप करते हो और आपका बचपन कैसे गुजरा है। आज का आपका वर्तन देखो, व्हाई डू पीपल बिहेव द वे यू डू, है ना? आज आप वर्तन जो कर रहे हो, हंस करके बोलते हो, रो करके बोलते हो, गुस्सा बहुत होते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, दुखी हो, खुश हो, सफल इंसान हो, निष्फल इंसान हो, जो भी हो, वो आपकी बचपन की लालन पालन से, उछेर से क्या मायने रखता है, क्या संबंध रखता है, ये थियरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको सिखाने वाला हूँ। तो एक थोड़ा सा आउटलाइन, थोड़ा विस्तार पर इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी आप में रुचि हो, अगर इसमें आप कोई सवाल पूछना चाहो। बहुत गंभीर विषय है, गहन विषय है,
मैं समझ रहा हूँ कि नींद भी आ सकती है आपको, तो कोई भी सवाल आपके, धीरे धीरे जैसे विषय खुलता जाएगा आपकी रुचि बनती जाएगी इसमें। तो कोई भी सवाल, एनी क्वेश्चन? यस, आपका नाम पहले बोलिएगा, हरिओम बाद में बोलिएगा। तो शुरू करें। सतीश भाई, जोता जा जोता में। हाँ सर। हाँ, आशीष भाई, आशीष भाई, आशीष हरिओम सर। हरिओम। हम भारतीय लोग पूर्व जन्म के संस्कारों में मानते हैं। हाँ हाँ। और आदमी जो आता है तो बहुत कुछ लेके आया हुआ होता है और उसकी भी उसके व्यक्तित्व पर असर होती है, ऐसा हम समझते हैं। हाँ, तो यह थियरी उसको मानती है कि नहीं मानती है? अच्छा सवाल है आपका, और अपेक्षित भी था, क्योंकि हर बार जितनी भी बार ये मैंने सिखाया है पूर्व जन्म का संदर्भ किया गया है। तो आधुनिक मनोविज्ञान और टीए पूर्व जीवन में नहीं मानता, पुनर्जन्म में नहीं मानता, लेकिन मेरे वर्तन की कुछ नींव मेरे आने के पहले तय की गई है। 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 200 साल पहले मेरे पूर्वज जो वर्तन व्यवहार करते हैं उससे उनके व्यक्तित्व का बंधारण बनता है। एक बार उनका जो वायरिंग हो गया वो उनकी दिमाग के कोषों में कायमी बन गया। अब दिमाग के कोषों में कायमी बनने के पश्चात जब उनका बच्चा जन्म लेता है तो व्यक्तित्व का थोड़ा सा हिस्सा वो अपने बच्चे को देते हैं जनीन के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से। तो मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे पूर्वज मेरा पूर्व जन्म है उस हिसाब से, और उनके वर्तन व्यवहार की जो खासियत मेरे अंदर आई हुई है वो जीन्स के माध्यम से, जनीन के माध्यम से वो मेरे पर निश्चित प्रभाव करती है। तो व्यक्तित्व के व्यक्तित्व बंधारण में उसके पूर्वजों का एक प्रभाव होता है। तो जैसे कि हमारी वर्तन व्यवहार की राष्ट्रीय खासियत है, रेशियल खासियत है, राजकीय खासियत है। जैसे कि मैं गुजरात का हूँ तो मेरा वर्तन अलग होगा, उत्तर प्रदेश का भैया होता तो अलग होता है ना, अमेरिकी होता तो अलग होता, और जर्मन का होता तो अलग होता। तो जो वो हमारा वर्तन व्यवहार है वो हमारी रगों में उतर रहा है, हमारी खून में उतरता है, ऐसा कहते हैं। तो उस अर्थ में आप पूर्व जन्म को लीजिए। मतलब मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान कोई भी पूर्व जन्म में, आधुनिक कोई भी विज्ञान पूर्व जन्म में नहीं मानता। तो वो उतने अर्थ में वो उसका अधूरापन नहीं है क्या? नहीं, अधूरापन नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्व जन्म के हिसाब से हर प्रश्न का जवाब देने को जाएंगे। जैसे कि मुझे कुछ तकलीफ है, मानसिक वर्तन व्यवहार की कोई तकलीफ है या कोई बीमारी है मेरी, उस बीमारी का जड़ मेरे अगले जन्म में है, ऐसा सोच लीजिए। जैसे कि किसी ने मेरा खून किया था, वो खून का बदला लेने के लिए मैंने आज का जन्म लिया। तो आज मेरे वर्तन में जो आक्रामकता है, जो हिंसकता है, वो उस हादसे के कारण है। ऐसा कहने से काम नहीं चलता है ना। मेरी आक्रामकता का मूल मेरे इसी जन्म में खोजना जरूरी है। तो इसको टीए में कहा जाता है हिस्टोरिकल मॉडल। आप क्यों इतना आक्रामक या गुस्से वाले इंसानों में आपकी बचपन को देखना चाहूंगा? आपके पूर्व जन्म को देख के फायदा इसलिए नहीं है। अगर है भी पूर्व जन्म तो वो हादसा बदलने का भी मेरे हाथ में नहीं है ना। तो एक स्वीकार करके चलेंगे कि यो टीए और आधुनिक मनोविज्ञान और आधुनिक सभी विज्ञान पूर्व जन्म में, पुनर्जन्म में नहीं मानते। अधूरा रहता है कि नहीं वो मेरा विषय नहीं, क्योंकि योग का मनोविज्ञान पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है ना, फिर भी वो संपूर्ण नहीं है। लेकिन एक बात है कि एक ही घर में पले बड़े दो बच्चों का चाइल्ड डेवलपमेंट से लेके सब चीजें सेम होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व कंप्लीटली डिफरेंट जब देखा जाता है तो उसके लिए और कुछ फैक्टर तो है कि जो फैक्टर मैं समझाता हूँ इसके बाहर का है। हाँ, अच्छा सवाल है। जैसे कि दो बच्चों को साथ में खाना खाने के लिए माँ ने बिठाया, दोनों को थालियां रखी गई, दोनों की थालियों में भोजन भी रखा गया, माँ ने एक समान तरीके से रखा, लेकिन आधार रहता है लेने वाले पर, देने वाले पर नहीं।
मैं किसी दो व्यक्तियों को एक साथ स्पर्श कर रहा हूँ, एक व्यक्ति सोचता है कि ये निर्दोष स्पर्श है, दूसरा व्यक्ति सोच सकता है कि ये सदोष है, सदोष है ना। तो अर्थघटन लेने वाले पर ठहरा जाता है। आप क्या अर्थघटन करते हो उसके ऊपर। तो उसी तरह एक माँ के 4 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, वो माँ बाप का व्यवहार कैसे झेलते हैं, कैसा उसका अर्थघटन करते हैं, उसके आधार पर परिणाम तय किया जाता है। ये स्पष्टता आपको बाद में की जाएगी, है ना। द आउटकम ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, आउटकम ऑफ एनी इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन डिपेंड्स ऑन द रिसीवर एंड नॉट द गिवर। समझे ना आप। तो ठीक है, ये स्पष्टता मैं करने वाला हूँ आपको। ओके, और कोई व्यक्ति? शुक्रिया। ओके, या थैंक यू। और किसी को कोई सवाल है? अवनी ठक्कर, हरिओम सर। हरिओम, बोलो। હા સર, હમણાં તમે કીધું ને કે બે દીકરા હોય તો એક સારી રીતે પણ લઈ શકે અને એક નેગેટિવ રીતે પણ લઈ શકે, પણ એ માનસિકતા મા બાપે તો આપી નથી, તો એ માનસિકતા તો પૂર્વજન્મના સંસ્કારથી જ આવી હોય એવું માની શકાય ને? હા, મારી પ્રાર્થના એવી રહે કે આપણે થોડી વખત માટે પૂર્વજન્મની વાત બાજુ એટલા માટે મૂકી દઈએ કે હું જે ટીએ ની વાત કરું છું એ પૂર્વજન્મમાં માનતું નથી, એટલે એ મોડેલથી મારાથી નહીં લઈ શકાય. પણ તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મારાથી જુદી રીતે સમજાવી શકાય કે प्रत्येक बच्चा मानसिकता में अल्प विकसित होता है। वो प्रत्येक माहिती को, प्रत्येक घटना को अर्थपूर्ण विश्लेषण नहीं कर सकता। जैसे कि माँ ने उसको प्यार से चांटा मारा, 2 बच्चों को प्यार से चांटा मारा, है ना, प्यार से। माँ के दिमाग में प्यार था और स्पर्श देने की भावना थी, लेकिन 2 बच्चे हैं, मानो कि वो जोड़िया भाई है ना, एक समान उम्र वाले, 2 साल वाले, 3 साल वाले। तो स्पर्श का अर्थघटन करने के लिए बच्चे के पास जो दिमाग है, बच्चा जो मैं बाद में चर्चा करने जा रहा हूँ, जन्म से 4 साल के बच्चों की विश्लेषण प्रक्रिया, एनालिसिस करने की या अर्थघटन करने की प्रक्रिया कितनी अपाहिज होती है ना। बच्चा अल्प विकसित है तो दिमाग से वो क्या सोचेगा, क्योंकि अल्प विकसित है। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स चीज, एक जटिल चीज मुझे दी जाती है तो मैं सुविकसित होने के कारण अलग से अर्थघटन करूंगा, लेकिन एक बच्चे को वही चीज दो। एक घर में मरे हुए इंसान को मैं देखता और एक बच्चा देखता है ना, 2 साल 3 साल वाला बच्चा, तो दोनों के दिमाग में प्रक्रिया अलग होगा, प्रोसेसिंग अलग होगा, क्योंकि बच्चे के दिमाग के कोष अल्प विकसित होने के कारण पूरी चीज समझ नहीं पाते। वो ये नहीं समझ पाएगा कि माँ ने प्यार से चांटा मारा, मैंने प्यार से स्पर्श किया, उसको लगेगा माँ गुस्से में मुझे पसंद नहीं करती, है ना। तो अर्थघटन बच्चे की अल्प विकसितता के कारण है, अलग अलग, न कि पूर्व जन्म का कारण। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा तर्क आपके समझ में आया होगा कि 2 साल वाला बच्चा एक मानवीय व्यवहार का अर्थघटन करता है, 10 साल वाला करता है और मैं करता हूँ, तीनों में अलग होगा, है ना। कोई मुझे हंस के बुला रहा है तो मुझे पता है कि ये राजनीतिज्ञ है, ये कुछ स्वार्थ के मारे मेरे साथ हंस रहा है। जब बच्चा क्या तय करेगा पता नहीं, बच्चा भोला भी है, अल्प विकसित भी है, तो हर एक के दिमाग में प्रक्रिया अलग से होती है। प्रोसेसिंग यूनिट, आपका दिमाग प्रोसेसिंग यूनिट है, तो वो कैसे तैयार हुआ है उसके आधार पर मानवीय वर्तनों का, व्यवहारों का अर्थघटन किया जाएगा, पूर्व जन्म से नहीं। हेलो सर। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो, नाम बोलो पहला। સર, અવની ઠક્કર, એક બીજો ક્વેશ્ચન છે કે સર ટીએ ખાલી એનાલિસિસ જ કરશે કે સોલ્યુશન્સ પણ આપશે? શું આપશે? સોલ્યુશન્સ પણ એમાં હોય છે? નેચરલી સોલ્યુશન એનાલિસિસ શા માટે કરીએ આપણે? ઉત્તર ખોળવા માટે, જવાબ માટે અને રસ્તાઓ કાઢવા માટે ને। તો આ ટીએ તમને રસ્તો આપશે, 100% રસ્તો આપશે। जैसे कि बचपन में मेरा घड़तर हो चुका है ना,
मेरा व्यक्तित्व सर्जन बन चुका और उस घड़तर के कारण मेरा आज व्यक्तित्व है, मेरा वर्तन व्यवहार है वो गलत है, मैं समझ रहा हूँ, तो उसको बदलने का भी तुमको तरीका टीए में सिखाया जाता है। तो ये केवल सिखाने वाला, विश्लेषण करने वाला नहीं, बदलाव लाने वाला भी है टीए। वो आप अपने आप समझेंगे 5 सेशन पूरा होने के बाद कि काफी सारे बदलाव आने के शुरू हो जाएंगे आपके भीतर। ओके હર્ષા સર हाँ नाम पहला बोलજો તો મને કોનો અવાજ પહેલો આવે છે ખબર પડે। હર્ષા હા જી બોલો। સર આપણે છોકરાઓની માનસિકતા સમજી અને એના બિહેવિયરને ઇમ્પ્રુવ કરી શકીએ ને આ ટીએ થી? આપણે પહેલા તો ના 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 પહેલો બેન પહેલા એવો નિયમ રાખીએ કે કોઈને બદલવાનો વિચાર પછી કરીએ, બાળકોને આપણે બદલવા એના કરતા આપણે એના તરફ, દાખલા તરીકે સોય અને દોરો, મારે સોયમાં દોરો પરોવવાનો હોય અને જો દોરો સ્થિર ન થતો હોય તો મારે સોયને મેનિપ્યુલેટ કરવી જોઈએ, દોરાને નહીં, બરાબર ને? એવું કંઈક બાળક તમને અનુકૂળ ન થતું હોય તો એને બદલવાનો નથી, તમારે બદલાવાનું છે, બરાબર? તો આપણે ચેન્જ લાવી શકીએ જેનાથી એનામાં ઇમ્પ્રુવ। દાખલા તરીકે મારું બાળક મને તિરસ્કાર કરે છે, મને સાંભળતું નથી, મારી આજ્ઞા ધારણ કરતું નથી, બરાબર, મારું કહેલું કરતું નથી। ઓફકોર્સ કહેલું કરતું નથી એવો શબ્દ હું કહેતા મને યોગ્ય નથી લાગતું, કારણ કે બાળકો તમારા ગુલામ નથી અને તમારે એમની પાસે તમારું ધારેલું કરાવવાનું નથી, બરાબર? બાળકો કુદરતના સર્જન છે એટલે એમને પાસે તમારાથી તમારું ધારેલું કરાવી શકાય નહીં। એટલે એ અર્થમાં જોશો નહીં કે તમે કહ્યું કે વાંચવા બેસ એટલે વાંચવા બેસી જા, ટીવી બંધ કર એટલે કરી દીધું, એવું નહીં લેવાનું। પણ બાળક સાથેનું આપણું જે મરમાળું, પ્રેમાળ, વાલપ ભરેલું વર્તન વ્યવહાર છે એ કેટલો જળવાઈ રહે છે, એ તમારું ધારેલું કહીને વાંચવા બેસે છે ને ટીવી છોડે છે કે નહીં એ નહીં જોવાનું, તમે કહ્યું એને ખાધું કે નહીં એ મારો હેતુ નથી। સમજ પડી તમને? મારો હેતુ એ છે કે મા અને દીકરા વચ્ચે, મા અને સંતાન વચ્ચે, પિતા અને પુત્ર વચ્ચે પ્રેમાળ એક્સચેન્જ થાય છે કે નહીં, પ્રેમાળ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે કે નહીં, પ્રેમની આપલે થાય છે કે નહીં, આદરની આપલે થાય છે કે નહીં, એ વધારે અગત્યનું છે। આપણે આપણું ધારેલું કરાવવામાં બાળકોને પ્રેમને બદલે તિરસ્કાર કરતા થઈ જઈએ છીએ, પ્રેમને બદલે ગુસ્સો કરતા થઈ જઈએ છીએ, એનાથી માઠી દુર્ઘટનાઓ બને છે, એનાથી બાળકો બગડે છે, બરાબર? તો પ્રેમાળ વર્તન એ આપણે આગળ જતા ટીએમાં આવશે। આપણે બધા એકબીજા પાસેથી આદર ઈચ્છીએ છીએ, આપણે બધા એકબીજા પાસેથી પ્રેમાળ સ્પર્શ ઈચ્છીએ છીએ, પ્રેમાળ, સદોષ નહીં। હું કોઈ બેન કે કોઈ ભાઈને સ્પર્શું તો સદોષ સ્પર્શું તો એમાં મારી વાસના આવે નહીં, સદોષ નહીં, નિર્દોષ સ્પર્શ ઈચ્છીએ છીએ આપણે, સ્પર્શ ઈચ્છીએ આપણે, પ્રેમ ઈચ્છીએ, બરાબર, આપણે આદર ઈચ્છીએ। એ જ્યારે ન મળે ત્યારે બાળક તમારું ધારેલું નહીં કરે, એ ભલતું કરશે અને એનું વિજ્ઞાન આખું આપણે સ્પષ્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે। એને ટીએમાં કહેવામાં આવે છે સાયકોલોજીકલ ગેમ્સ, તો તમે ખાસ નોંધ કરી લો આજે, સાયકોલોજીકલ ગેમ્સ। મારે જ્યારે કોઈની પાસેથી પ્રેમાળ સ્પર્શ જોઈતો એ ન મળે ત્યારે મારી પાસે હવે એને મેનિપ્યુલેટ કરીને સ્પર્શ લેવાનો, માને હું કહું કે મને પ્રેમથી સ્પર્શો અને મા મને ન સ્પર્શતા હોય તો હવે માર ખાવાનો મારે રસ્તો અજમાવવો પડે કે જેથી કરીને એમ કરીને તો અડકે છે મારી મા મને, તો આને સાયકોલોજીકલ ગેમ્સ કહેવાશે। તો ટીએમાં સાયકોલોજીકલ ગેમ્સનો વિષય આવશે, બહુ રોચક છે। ઓકે, બીજા કોઈને 1-2 સવાલ પછી આપણે વિષયને થોડો આગળ વધારીએ। हेलो, मैं हिमाली बोल रही हूँ। हाँ यस, मेरा जो क्वेश्चन है वो पहले का जो क्वेश्चन था कि अगर 2 बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स सेम है और सब कुछ ही उनका एनवायरनमेंट जहाँ रहते हैं सब सिमिलर है और सेम है रादर, फिर भी उनके बिहेवियर में डिफरेंसेस होते हैं, तो उसका मतलब उसके लिए उनका एनवायरमेंटल इफेक्ट भी उस पे आ सकती है ना, उसके लिए उसमें पार्ट प्ले कर सकती है। हाँ, अच्छा सवाल है। 2 बच्चे अलग अलग समय पर पैदा हुए, एक पहले और बाद में दूसरा, तो दोनों बच्चों के समय
माता पिता की मानसिकता एक समान नहीं रह सकती, जबकि जैसे कि मेरा पहला बच्चा जब जन्म लेता है तब मेरी मानसिकता अलग होती है, 5-6 साल के बाद जब दूसरा बच्चा जन्म लेता है तब मेरी मानसिकता बदल जाती है। तो माता पिता की मानसिकता और वर्तन व्यवहार में बदलाव, जैसे कि मैं पहले नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था, 5-6 सालों के बाद मैं स्थायी हो गया, मुझे अच्छा पगार मिलने लगा, मैं आर्थिक रूप से स्थायी होगा, मेरा मकान भी बन गया। तो दूसरे बच्चे की लालन पालन के समय मेरे मन में चिंता तुरता कम होगी। तो मानसिकता बदलाव, वर्तन व्यवहार बदलाव, अपेक्षाएं बदलती है, पहले बच्चे में अलग होती है, दूसरे में अलग होती है। तो बच्चे के वर्तन व्यवहार पर प्रभाव डालने वाली माता पिता की मानसिकता, ये एक परिबळ हुआ। दूसरा परिबळ होता है झेलने वाला बच्चा। पहला बच्चा अलग होता है, दूसरा अलग होता है। एक बच्चे के साथ कठोरता से वर्तन किया जाता है तो उस बच्चे को लगता है मेरे पिताजी मेरा अच्छा घड़तर करना चाहते हैं। दूसरे बच्चे के साथ वही वर्तन करता हूँ तो वो बच्चा अलग से लेता है वर्तन को। तो दोनों बच्चों की मानसिकता अलग है, ये दूसरा परिबळ है प्रभावक। और तीसरा, वातावरण बदलता है, जैसे कि पहले बच्चे के जन्म के समय मैं शायद पटना में था, दूसरे बच्चे के जन्म के समय मैं अहमदाबाद में आ ठहरा। पहले बच्चे के जन्म के समय मेरी ये नौकरी थी, दूसरे समय ये थी। तो वातावरण का मतलब साइको सोशल एटमॉस्फेयर है ना। जैसे कि पहले बच्चे के जन्म के समय परिस्थितियां अच्छी थी, दूसरे के समय युद्ध आ पड़ा, अकाल आ पड़ा, तो मनोसामाजिक परिस्थिति बदलती है। तो माँ बाप की मानसिकता, माँ बाप का प्यार और गुस्सा झेलने वाले बच्चों की मानसिकता, और वातावरण साइको सोशल एटमॉस्फेयर। साइको सोशल कहता हूँ, इसका मतलब है कि भौतिक वातावरण से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि अत्यंत गर्मी होने से बच्चे गुस्से वाले होंगे, अत्यंत एयर कंडीशनर में पलने वाले बच्चे अच्छे दिमाग के हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो भौतिक वातावरण को छोड़ो, मनोसामाजिक वातावरण को जो मिलता है बच्चों को, उस वातावरण, तो ये 3 प्रभावक परिबळ हर व्यक्ति का वर्तन व्यवहार तय करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब ठीक से मिला होगा, और फिर भी अधूरा है तो हाँ, आप सवाल पूछ सकते हो दोबारा। थैंक यू। या वेलकम। બીજા કોઈ એકાદ પ્રશ્ન ને? कोई नहीं तो आगे चर्चा चलाविए। ओके, तो मैं आज आपसे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का भूमिका बांध रहा हूँ, रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ चर्चा की। तो अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ टीए में क्या विशेषता है। बहुत सारे मनोविज्ञान मैंने पढ़े, लेकिन टीए में मुझे क्या अच्छा लगा। तो टीए में एक मानसिक अभिगम है, मानसिक, तो तुमको और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहला मुझे अच्छा लगा कि टीए की पूरी सिद्धांत आशावादी है, आशावादी। क्योंकि जितने समय से मैं मनुष्य जाति में, समाज में जी रहा हूँ, लोगों को अलग अलग प्रकार के वर्तन व्यवहार करते देखता हूँ। अच्छा वर्तन भी करते हैं, बुरा वर्तन भी करते हैं। मनुष्य में बुराइयाँ भी है, अच्छाइयाँ भी है। मैं हमेशा देखता हूँ कि लोगों में अच्छाइयाँ कम है, बुराइयाँ ज़्यादा है। तो मैं नाउम्मीद हो जाता था कि दुनिया नहीं बदलेगी, लोग नहीं बदलेंगे, उल्टा परिस्थिति और खराब हो जाएगी। धर्म ग्रंथों में लिखा गया कलयुग आने वाला है, भाई भाई का विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चित्र तैयार किया जाता था वो निराशावादी था, पैसिमिस्टिक था। तो टीए ने मुझे पहली बार ये सिखाया 1989 में, जब पहला वर्कशॉप किया था उसका, तब कि आशा है, उम्मीद है, लोग बदलते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति मेरे साथ खराब वर्तन व्यवहार करता है तो ये कभी भी बदलेगा नहीं, उसके साथ तो पेश आना मुश्किल है, इसके साथ तो पेश आना बेकार है, ना उम्मीद है ये, ऐसा कहकर मैं प्रयास छोड़ देता था। उसके बदले टीए ने मुझे एक दृष्टिकोण दिया कि व्यक्ति में बदलाव आ सकता है, तुमको बहुत धीरज से काम करना होगा। तुम्हारा जीवन साथी होगा, तुम्हारे माता पिता होंगे, तुम्हारे सहकर्मचारी होंगे, लोग होंगे, कहीं पेशेंट्स हैं मेरे, तो वो इतना
बेरुखी से पेश आते हैं, मेरे साथ आते थे कि कई बार मुझे लगता था मैं नाउम्मीद बन जाता था, लेकिन टीए ने मुझे सिखाया कि बदलाव की उम्मीद होती है। तो मनुष्य स्वभाव परिवर्तनशील है, आप परिबल बदलो और बदलाव आएगा। जैसे कि अब तक मैं गुस्से से पेश आता था तो सामने वाला इंसान मेरे से बेरुखी से पेश आता था। अब मेरे अंदर बदलाव लाऊं, मैं प्यार से पेश आऊं, भले ही वो मेरे से गुस्सा करे, वो भले ही मेरी फरियाद करे, मेरे से तिरस्कार करे, मैं प्यार से पेश करूं आऊँगा। तो मेरा प्रतिभाव, मेरा बर्तन बदलूं, मेरा व्यवहार बदलूं, तो सामने वाला इंसान कभी ना कभी बदलेगा ही बदलेगा। बदलाव की उम्मीद है, ना उम्मीद मत होइए। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, जैसे कि शराब पीने वाले व्यक्ति में बदलाव लाया जा सकता है, गुस्सा करने वाली व्यक्ति में गुस्सा बदला जा सकता है। आपको अपना रवैया बदलना होगा। तो टीए आपको सिखाएगा एक आशावादी दृष्टिकोण मनुष्य स्वभाव के बारे में। तो गांधी जी कहते थे कि मनुष्य समाज तो एक महासागर की तरह है। महासागर की एक बूंद को बाहर निकाल कर अगर मैं कहता हूँ कि ये बूंद गंदी है, खराब है, तो काम नहीं चलता। पूरी महासागर को देखो तो पूरा मनुष्य महासागर तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखो आप, तो ये जो आगे बढ़ रहा है वो प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताओं को उपयोग करते हुए। तो उम्मीद रखो आप, लोग बदलेंगे, पहले आप बदलिए, अपना व्यवहार बदलिए। तो आपको 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई जाएगी मनुष्य व्यवहार में। लोगों से कैसे पेश आएंगे, लोग क्या चाहते हैं तुमसे, मैं किसी से क्या चाहता हूँ। स्पर्श जरूर चाहता हूँ मैं, लेकिन गुस्से का स्पर्श नहीं, तिरस्कार का स्पर्श नहीं, प्यार का स्पर्श चाहता हूँ। तुम्हारा बच्चा प्यार का स्पर्श चाहता है, तुम्हारे स्पर्श में प्यार लाओ तो वो बच्चा कभी न कभी तो बदलेगा ही बदलेगा। तो देयर इज एन ऑप्टिमिज्म, एक आशावाद है ना। दूसरा धारणा ये है टीए में कि लोग बदलते हैं। अच्छा, बचपन में मेरे साथ बहुत अच्छा सुल्लुक किया गया था, ताल्लुक किया गया था, तो इससे मैं बुरा इंसान बना, मैं शराबी बना, मैं बलात्कारी बना, मैं गुनहगार बना, मैं गुस्से वाला इंसान बना, मैं हारा हुआ इंसान बना, मैं बीमार व्यक्ति रहने लगा। क्योंकि मेरे साथ बचपन में हमेशा, यहाँ पर जब मैं पास्ट शब्द का उपयोग करता हूँ तो बचपन से नाता जोड़ा जाता है। तो बचपन में मेरा आज का घड़तर किया, वो बचपन तो मैं बदल नहीं पाऊंगा, वो तो बीत चुका, वो मेरे जीवन वृक्ष का थड़ है, स्टेम, वो नहीं बदल पाऊंगा। लेकिन आज का वर्तन मेरा मैं बदल सकता हूँ। तो भले ही मेरा भूतकाल, मेरा बचपन कितना भी खराब गुजरा हो, मेरे साथ अगर अच्छे से पेश आएंगे, मेरी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, स्पर्श की, प्यार की, आदर की, तो 3 शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे। टीए में ये सिखा जाएगा आपको दोबारा। हर व्यक्ति को स्पर्श चाहिए, हर व्यक्ति को प्यार चाहिए, हर व्यक्ति को आदर चाहिए, रिस्पेक्ट। ये 3 मेरी आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है। माँ बाप ने शायद ये पूरी नहीं की, तो माँ बाप ने पूरी नहीं की इसलिए मैं अच्छा इंसान नहीं बन पाया। लेकिन बदलाव की उम्मीद है, मैं बदलूंगा। अगर आज मेरी आवश्यकता है प्यार की, आदर की और अच्छे स्पर्श की पूरी की जाती है, तो मैं बदलूंगा। तो पीपल कैन चेंज डिस्पाइट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ऑफ चाइल्डहुड। लोग बदलते हैं, तो शराबी को बदल पाएंगे, गुनहगारों को बदल पाएंगे, बलात्कारियों को बदल पाएंगे। सामाजिक बदलाव की उम्मीद रखोगे आप, तो टीए आपको एक अच्छा सा हथियार आपको हाथ में देगा। तो आज का की मैसेज ये रहेगा, हर व्यक्ति को एक स्पर्श चाहिए। हम एक दूसरे से स्पर्श चाहते हैं। वो स्पर्श 2 प्रकार के होते हैं। आंगिक, मैं आपको हाथ से हाथ मिला करके भी स्पर्श करता हूँ, लेकिन आंखों से भी स्पर्श करता हूँ, मैं मेरे कार्यों से भी आपको स्पर्श करता हूँ, मेरी जेस्चर्स, आंगिक भाषा से भी मैं आपको स्पर्श करता हूँ। जैसे ही मेरे द्वार की समक्ष दिखाई दिए कि मैंने मेरा चेहरा तुम्हारे समक्ष कर दिया, फेसिंग यू, और तुम्हारे से अलग कर दिया, मुख मोड़ दिया, बेरुख बन गया, तो देखो आप दोनों वर्ताव में फर्क है। तो हम एक दूसरे का आदर करें, प्यार करें और स्पर्श करें, तो समाज बदलेगा। कितना भी तुम्हारा भूतकाल खराब होगा, मैंने बहुत सारे इंसानों से, व्यक्तियों से वार्तालाप किया है,
बहुत दुखी भूतकाल था, लेकिन वो उसके बदलाव की उम्मीद है। ये एंटी डिटर्मिनिस्टिक है, इसको खास ध्यान से सुनिएगा आप कि व्हाट इज डिटर्मिनिज्म, कि मेरे जीवन को घड़ने वाला वातावरण है, संजोग है, घटनाएं हैं, माँ बाप थे, कुटुंब था मेरे शिक्षक थे, मेरे साथ हादसे हुए, उससे मेरा जीवन घड़तर हो चुका। तो व्यक्ति का जीवन घड़तर करने वाली प्रभावक परिबळ, संजोग, घटनाएं, व्यक्ति, अनुभव इत्यादि होता है। तो तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ जो वर्तन व्यवहार किया गया, जो संजोग तुमको मिले, किसी के पिताजी का मरण हो गया बचपन में, तो उस घटना के कारण उसका पूरा जीवन खराब हो गया। तो वातावरण और संजोग तुम्हारा घड़तर करता है। इस सिद्धांत को डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी कहा जाता है। डिटर्मिनिस्टिक कि तुम्हारा व्यक्तित्व, वर्तन और जीवन संजोगों से घड़ा जाता है, और संजोग तुम्हारे हाथ की बात नहीं, इसलिए तुम्हारा जीवन घड़तर तुम्हारे हाथ की बात नहीं। ये फैटलिस्टिक एटीट्यूड है। भले ही मेरे जीवन के परिबळ, वातावरण, संजोग, घटनाएं, लोग कितने भी खराब रहे होंगे बचपन में, लेकिन आज मैं बदलाव ला सकता हूं। मेरे पास ये पसंदगी है। तो टीए तुमको एक पसंदगी देगा तुम्हारे जीवन का बदलाव लाने की, कि पहले के संजोग भले ही कितने खराब होंगे, मैं अपने अंदर आज बदलाव लाऊंगा। तो अंत में मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे कि टीए के कुछ सिद्धांत, ये कार्यकारी सिद्धांत है, इसको पहले स्वीकार करना है, फिर टीए सीखना है। तो पहले लोगों का स्वीकार करिए। तो टीए को ओके, उस आई एम ओके, यू आर ओके नाम से भी पहचाना जाता है, थॉमस हैरिस की किताब के नाम से। तो पीपल आर ओके द वे दे आर। लोग अलग अलग प्रकार के तुमको मिलते हैं, वो कैसे भी होंगे, जैसे भी होंगे। उनका वर्तन तुम्हारे साथ अच्छा होगा, बुरा होगा, ये अपना काम करते होंगे, नहीं करते होंगे, काम चोरी भी करते होंगे, जैसे भी है सब अच्छे हैं, है ना। एक्सेप्ट देम एज दे आर, ये पहला। अगर आप इस व्यक्ति का स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका बदलाव नहीं कर पाएंगे। अस्वीकार से बदलाव असंभव है, ये पहला नियम है। दूसरा, मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ, बाकी के लोग बुद्धिहीन है। नहीं, ये गलत मान्यता है। हर व्यक्ति की अपनी बुद्धि होती है, भले वो अनपढ़ होगा, गांव का देहाती व्यक्ति होगा, खेडूत होगा, मजदूर होगा, उसका एक बुद्धि है। उसके जीवन की घड़तर में जो शिक्षा मिली, उसके आधार पर उसकी एक बुद्धि प्रतिभा तय हुई है। तो हर व्यक्ति का बुद्धि प्रतिभा है, तुम्हारे साथ उसका तुलना मत करो, खुद के साथ उसका तुलना मत करो। उसका विचार शक्ति है, तो हर व्यक्ति की बुद्धि शक्ति है, विचार शक्ति है, उसका आदर करना चाहिए जैसा भी है। एक छोटा बच्चा है 4 साल का, मुझे कुछ सलाह दे रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि तुम बच्चे हो, तुम क्या मुझे सलाह दोगे, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। हर व्यक्ति की अपनी हैसियत होती है, हैसियत के अनुसार विचार शक्ति होती है, बुद्धि प्रतिभा होती है, उसका आदर करना सीखिए। किसी के बारे में फरियाद मत करिए, उनके बारे में गलत खराब मत बोलिए। तो ये टीए के कार्यकारी सिद्धांत है, जिसका हमको स्वीकार करना होगा। अच्छा, सबसे अच्छा मुझे लगा था जब मैं टीए सीखा था, तो कि अब तक मैं ये कहता था कि मेरे विचारों पर और मेरी लागनियों पर मेरा नियंत्रण नहीं, लोगों का नियंत्रण है। मैं तो गुस्सा करना नहीं चाहता, लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं, या मैं नेगेटिव होना नहीं चाहता, लोग मुझे नेगेटिव बना देते हैं। वातावरण, संजोग, डिटर्मिनिज्म है ये। वातावरण, संजोग मुझे नेगेटिव बना देता है। ये समय है अच्छा चल नहीं रहा, इससे मैं नेगेटिव बन गया हूँ। तो ये गलत फहमी है हमारी कि हमारा विचारों पर और लागनियों पर हमारा खुद का नियंत्रण है। वातावरण, संजोग, परिस्थिति और लोग कितने भी खराब होंगे, तुम अपने विचारों को बदल सकते हो, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो, और लागनियों पर नियंत्रण कर सकते हो। तो वी आर इन चार्ज ऑफ आवर फीलिंग्स, थॉट्स एंड डेस्टिनी। आपके नियंता आप खुद हो, लोग नहीं, संजोग नहीं। तो पावर तुम्हारे हाथ में है।
योग टीए में उसको कहा जाता है फ्रीडम। यू हैव ए फ्रीडम टू चूज। तुम लाचार बनना चाहते हो या तुम सशक्त बनना चाहते हो, ये तुम्हारी पसंदगी का सवाल है। तुम संजोगों से हारना चाहते हो कि तुम संजोगों से लड़ने की बात नहीं करता मैं, संजोगों से अपना अच्छा घड़तर करना चाहते हो, तो ये तुम्हारे हाथ की बात है। तो तुम्हारे विचार, तुम्हारी लागनी और तुम्हारा जीवन, ये तुम्हारे बस की बात है, ये तुम्हारे हाथों में। अंतिम दो एक सिद्धांत और फिर पूरा करेंगे। ये मैं कई बार पहले भी सिखा चुका हूँ कि मेरे जीवन का सुख और दुख, मेरे जीवन की यातनाएं, मेरे जीवन की बीमारियां मुझे बचपन में तय की गई है। हर बच्चा जब कुटुंब में उछरता है, पलता है, तो कुछ निर्णय बना लेता है, जैसे कि आई एम गुड, आई एम बैड, जैसे कि आई एम सक्सेसफुल, आई कैन डू, आई एम अ फेल्योर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो बचपन में माता पिता बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसके आधार पर या तो उसका आत्मविश्वास बनता है या टूटता है। अगर उसका आत्मविश्वास बनता है तो वो खुश हाल, सुखी और सफल इंसान बनता है, समृद्ध इंसान बनता है। अगर उसका आत्मविश्वास टूटता है तो वो निष्फल इंसान बनता है, दुखी इंसान बनता है, बीमार इंसान बनता है। तो हमारे जीवन में निष्फलताएं हैं, दुख है, बीमारियां हैं, यातनाएं हैं, वैमनस्य है, लड़ाइयां हैं, संघर्ष है। इन सब का कारण मेरे बचपन का उछेर है, मेरे बचपन की उस समय की परिस्थितियां जिम्मेवार थी वो जरूर, लेकिन वो मेरा भूतकाल बन गया। अगर उसी के साथ मैं जीऊंगा तो आज मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा रहूँगा, अपने आप को बदल नहीं पाऊंगा। तो मुझे दो निर्णय करने होंगे। एक निर्णय, मुझे भूतकाल से मेरा नाता तोड़ना होगा। तो सीवियर द टीनेशियस प्री ऑक्यूपेशन विथ योर पास्ट, अपने भूतकाल से नाता तोड़ो तो आप बदल सकते हो। ये एक पहला जरूर है। अगर आपको अपने दुखों पर विजय पाना है, निष्फलताओं पर विजय पाना है, बीमारियों पर और फ्रस्ट्रेशन पर विजय पाना है। और दूसरा, तो हमने कुछ मेंटल पैटर्न्स बनाए, चर्चा करेंगे बाद में, मानसिकता बनाई, विचार प्रक्रियाएं डाली अपने अंदर। अगर वो विचार प्रक्रिया, मेंटल पैटर्न नेगेटिव होंगे तो निष्फलता लाएगी आपके लिए, और अगर वो मेंटल पैटर्न पॉजिटिव होगा तो आपके लिए सफलता और सुख लाएंगे। तो जब भी जीवन में मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो अपनी मानसिकता को चेक करो, बदलो, तो चीज बदल सकती है। तो अनलेस यू चेंज योर मेंटल पैटर्न्स क्रिएटेड इन द चाइल्डहुड एंड अनलेस यू सीवियर द कनेक्शन विथ योर बैड पास्ट, यू कैनॉट बिकम हैप्पी। ये टीए का अंतिम प्रीमाइस है। तो आज मैं इधर रुकना चाहूँगा। आज मैंने आपसे योग टीए का थोड़ा बंधारण समझा दिया है। अगर आपके कोई सवाल हो इसके आधार पर, नहीं तो आज की चर्चा पूरी करेंगे। है कोई सवाल किसी का भी? तो पूरा करने के पहले एक सिद्धांत नया बता करके मैं छोड़ना चाहूँगा कि मैं कह रहा था, 2-1 मिनट में ही चर्चा करता हूँ मैं आपसे, कि दो व्यक्तियों के बीच जब वार्तालाप होता है तो एक व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व में 3 हिस्से लेकर के दूसरे व्यक्तित्व की 3 हिस्सों के साथ भेंट करता है। तो मैं आपसे जब वार्तालाप कर रहा हूं तो मेरे 3 हिस्से हैं। इसको कहा जाता है पेरेंट हिस्सा, आपकी साइकी का, आपका मानसिकता का। आपके व्यक्तित्व में 3 हिस्से हैं, जिसका चर्चा विशद रूप से अगली बार करेंगे। एक पेरेंट हिस्सा है आपके अंदर, क्यों रास्ते पर थूक रहे हो, क्यों रॉन्ग साइड वाहन चलाते हो, तुमको अपना भला बुरा नहीं दिखता क्या? इस समय मेरा पेरेंट ईगो, इसको कहा जाएगा ईगो स्टेट, व्यक्तित्व का हिस्सा। तो ये पेरेंट हिस्सा है।
अच्छा, इस समय मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, एक माहिती दे रहा हूँ, तो वो मेरा एडल्ट ईगो स्टेट है, एडल्ट। और अंतिम हिस्सा है चाइल्ड ईगो स्टेट। मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में 3 अंश होते हैं, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। और इसको टीए की भाषा में कहा जाता है ईगो स्टेट्स। तो ईगो स्टेट्स मतलब आपका व्यक्तित्व बंधारण। मैं जब आपसे वार्तालाप करता हूँ, आप मेरे से वार्तालाप करते हो, दो इंसान जब एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक विनिमय करते हैं, तो अपने अपने 3 हिस्सों को लेकर के ये भेंट करते हैं। और इन 3 हिस्सों को टीए की भाषा में कहे जाएंगे ईगो स्टेट्स। 3 ईगो स्टेट्स के साथ ये भेंट होती है। और उनको कैपिटल में पेरेंट पी लिखा है, कैपिटल में एडल्ट ए लिखा है, कैपिटल में चाइल्ड सी लिखा है। तो ये 3 हिस्सों एक दूसरे के ऊपर वर्तुल के रूप में रखे जाते हैं। तो सबसे नीचे बताया जाता है चाइल्ड ईगो स्टेट, बीच में बताया जाता है एडल्ट ईगो स्टेट, और ऊपर बताया जाता है पेरेंट ईगो स्टेट। तो इतनी चर्चा से आज मैं अंत लाना चाहूँगा। आपको 2 शब्द समझाया आज मैंने टेक्निकल, एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस शब्द का मतलब समझाया, और ईगो स्टेट का प्रारंभिक मतलब समझाया। उसका विस्तार मैं आने वाले समय में करने वाला हूँ। तो अगर कोई भी सवाल हो आपके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विषय थोड़ा सा रोचक लगा होगा। जैसे जैसे खुलता जाएगा आपको और रोचक लगेगा। कोई भी सवाल आपके? ओके, कोई सवाल नहीं है। ओके, तो पूरा करते हैं आज का दिवस। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। હર્ષદા સર મેન્ટલ પેટર્ન આપણે કેવી રીતે ચેન્જ કરી શકીએ આપણી લાઈફ કરવા? એ હવે આવી રહ્યું છે, ધીમે ધીમે આવશે. આજે ખાલી એક માનો કે સંભાવનાની વાત કરી કે મેન્ટલ પેટર્ન્સ મારા દુઃખો માટે જવાબદાર છે. એટલે જો મારે દુઃખીને બદલે સુખી થવું હોય તો મારી મેન્ટલ પેટર્ન બદલવી પડે. તો મારે પહેલાં મારી મેન્ટલ પેટર્ન સમજવી પડે, બરાબર ને? તો મેન્ટલ પેટર્ન કેમ મારી આવી છે, બાળપણમાં મને કયા સંજોગો નડ્યા, કેવા પ્રકારનો ઉછેર મળ્યો, તો એના આધારે માનો કે મને સ્પર્શ નહોતો મળ્યો, તો હવે મને સહેતુક સ્પર્શ મળે એવું કંઈક કરું તો મારી મેન્ટલ પેટર્ન બદલી શકે. એટલે એના રસ્તાઓ છે જે આપણે ચર્ચામાં આગળ જતાં લઈશું. હા, નેગેટિવ પેટર્ન્સ કઈ હોય છે, પોઝિટિવ કઈ હોય છે, એ બધી ચર્ચાઓ આમાં આવશે. આજે મેં ખાલી સંભાવનાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, કોઈ જવાબ આપ્યા નથી. ઓકે, બીજા કોઈનો પ્રશ્ન ના હોય તો સમાપ્ત કરીએ છીએ, સૌનો આભાર માનીને. અને જો રસ પડ્યો હોય તો આવતા રવિવારે સવારે 6:30 વાગે આપ હાજર થજો. હરિઓમ સૌને. હેવ અ ગુડ ડે. હરિઓમ સર. હરિઓમ સર. હરિઓમ.